FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी किसान मित्रों को। और मैं हूँ प्रतिमा शर्मा और मैं हूँ आपके साथ शशि कपूर। तो सभी किसान मित्रों को मेरा भी नमस्कार। जी बिल्कुल। देखिए शशि, चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल। और चिलचिलाती गर्मी में कितनी प्यास लगती है, चाहे हम इंसान हो या हमारी खेती किसानी या पेड़ पौधे हों, सभी को प्यास लगती है। तो ऐसे में हमें यही पंक्ति याद आती है कि जल ही जीवन है और उसकी एक एक बूंद अनमोल है, उसे हम सबको बचाना है। जी बिल्कुल। तो हमारा भी यही प्रयास रहता है कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे जो किसान मित्र हैं और इसके अलावा जो भी प्रोग्राम सुनते हैं वो एकदम से जागरूक रहें, अलर्ट रहें। और पानी की जहाँ तक संभव है, भले ही आपके पास लगता हो कि भाई हमारे पास तो पानी की कोई कमी नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है, तो उस पर भी सोचना चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए पानी की बचत करने का। बिल्कुल। और इसके लिए चाहे हमारी मौजूदा सरकार या हमारे कृषि वैज्ञानिक हों, सभी नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, नई नई विधियां लेकर आते हैं खेती किसानी के लिए, जिससे कि किसान भाइयों के लिए पानी की बचत हो, कम लागत हो, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके। और आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि फव्वारा एवं टपकदार सिंचाई की सिस्टम की स्थापना और कार्य पद्धति क्या है, कैसे काम करती है। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मनोज खन्ना, प्रधान वैज्ञानिक, जल प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है कि फव्वारा और टपकदार सिंचाई का जो सिस्टम है सिंचाई विधि का, वो कैसे काम करता है, ये क्या है, सबसे पहले तो हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे। आपने बहुत उचित विषय उठाया है। समय बहुत गर्मी का है और पानी की अत्यधिक कमी है। और ये जैसा हम सब जानते हैं कि करीब करीब 80% पानी हमारे कृषि कार्यों में इस्तेमाल होता है। तो हमारे किसान भाई बहुत पानी की महत्वता को जानते हैं और इस पानी को जब वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी से ही उसका उत्पादन होता है फसलों का। वो बहुत एक जरूरी विधि है। और हमारे किसान भाई साधारण रूप से खुला पानी देते हैं, जिसे हम फ्लड इरिगेशन या सतह सिंचाई भी कहते हैं। लेकिन समय के साथ नई तकनीकें आ गई हैं, जिसकी आपने आज विषय लिया है, फव्वारा सिंचाई या टपक सिंचाई। मैं एक एक करके इनके बारे में चर्चा करूंगा। जैसे फव्वारा सिंचाई जो है वो जैसे बारिश की तरह से पानी को प्रेशर में लाकर बारिश की तरह फसलों के ऊपर लगाया जाता है। इस विधि में जैसा बारिश में होता है वैसा ही आपको पानी डायरेक्टली या सीधे रूप से फसल को प्राप्त होता है। और चूंकि ये पाइपलाइन के थ्रू स्रोत से पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है, तो इससे न केवल आपका जो ज़मीन में कच्ची नालियों में जो पानी जाता है वो करीब 20 से 30% बर्बाद हो जाता है, वो सब इसमें रुक जाता है और कोई भी पानी बर्बाद नहीं होता। इसकी दक्षता करीब करीब हमारी 80% तक, 80 से 85% तक होती है।
और इसमें हम सभी तरह की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जितनी भी, जैसे गेहूं है, चना है या सब्जी वाली फसलें हैं, इन सभी में, और इनको हम इस विधि को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, आपने बात की टपक सिंचाई की, वो एक इससे भी अच्छी विधि है जिसे बूंद बूंद और टपक, जैसे इसका नाम ही है, इसे हम बूंद बूंद पद्धति भी कहते हैं। इसमें बूंद बूंद पानी हम पौधों की जड़ों के पास सीधा पहुंचाते हैं। न केवल पानी पहुंचा सकते हैं बल्कि खाद भी, घुलनशील खाद इस पानी के साथ साथ इसमें सीधे पौधे की जड़ तक पहुंचाते हैं। क्योंकि ये भी विधि हम पाइपलाइन के नेटवर्क, जो छोटी बड़ी पाइपलाइनों को लगाकर और पौधे के पास इमीटर जिसके द्वारा बूंद बूंद पानी निकलता है या घुला हुआ खाद निकलता है, इसलिए इसे टपक सिंचाई भी कहते हैं। और इसमें सीधी, चूंकि आप सीधे पौधे के पास पहुंचा रहे हैं पानी, और जितना पौधे को चाहिए उतना ही पानी पहुंचा रहे हैं, इससे न केवल पानी की बचत होती है, अधिक उत्पादन मिलता है, उत्पादकता बढ़ती है, और उससे गुणवत्ता भी फसल की बढ़ती है। मतलब जो टपक सिंचाई से उत्पादन होगा वो बहुत अच्छा उत्पादन होगा, जिससे में बाजार का भाव भी किसान को अच्छा मिलेगा। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है, तो मैं अपने किसान भाइयों को अपना नंबर भी बता दूं कि अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है, हमारे डॉक्टर साहब से कोई नंबर, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 234211081। जी हाँ, 011 जरूर लगाइएगा। नंबर फिर से सुन ले, 23421081। जी डॉक्टर साहब, तो ये किन किन फसलों के लिए बड़ी लाभकारी होती हैं? जैसे फव्वारा सिंचाई की बात की, सभी तरह की फसलें हैं, जैसे गेहूं है, चना है, सब्जी वाली फसलें हैं, और इन सब में हम इस विधि को इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर टपक सिंचाई की बात करें तो ये मुख्य रूप से बाग वाली फसलें हैं। जितने भी बाग, जो फल होते हैं, फलों वाली जो बाग लगाते हैं, उनमें ये खास रूप से इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा आजकल सब्जियों में इसका बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सब्जियों में बहुत पानी की इस्तेमाल की ज़रूरत होती है। जैसे अभी इस समय गर्मी चल रही है और पानी की आपको रोज ही फसल में पानी लगाना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा एवोपोरेशन या पानी उड़ जाता है, तो आपको रोज पानी लगाना है। और ऐसे में पानी की बचत बहुत ज़रूरी हो जाती है, और उतना ही पानी देना पड़ता है जितना फसल को चाहिए। तो अगर हम ये दे पाते हैं तो उसकी क्वालिटी और उत्पादकता बहुत बढ़ जाती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। फव्वारा और टपक सिंचाई की बात हम कर रहे हैं, तो फव्वारा जैसे सिंचाई के बारे में आप बता रहे हैं, तो इसमें भी प्रकार होते हैं फव्वारा सिंचाई में, कि एक ही प्रकार से फव्वारा सिंचाई की जाती है? नहीं, इसमें भी कई तरह के फव्वारा आते हैं। जैसे हम साधारण रूप से जो खेती के लिए इस्तेमाल होता है, जो एक साधारण फव्वारा सिंचाई इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका एक छोटा रूप भी आता है जिसे हम मिनी स्प्रिंकलर कहते हैं। नॉर्मल एग्रीकल्चर स्प्रिंकलर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मिनी स्प्रिंकलर भी आते हैं, जो खासकर हमारी सब्जी वाली फसलें हैं उनमें बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें उसका जो घेरा बनाता है, जब पानी आप इसमें बारिश की तरह गिरता है तो वो एक करीब करीब 9 मीटर रेडियस का घेरा बनाता है। मतलब करीब करीब 18 मीटर का गोला बन जाता है, और उस क्षेत्र में पानी बारिश की तरह से गिरता है। जो साधारण रूप से हम खेती में इस्तेमाल करते हैं या हमारी अलग फसलों के लिए या गेहूं और चने में करते हैं, वो उस तरह के जो फव्वारा सिंचाई पद्धति आती है उसमें 12 मीटर का, मतलब 24 मीटर का गोला बनता है। मतलब 12 मीटर एक साइड और 12 मीटर एक साइड, और ये गोल रूप में पानी को देता है, अपनी फसल को देता है। और जैसा जैसा जिस फसल की जरूरत है उतना ही देर हम इसको चलाते हैं। इसमें बहुत आसानी रहती है, क्योंकि किसान को खड़े होके नालियां नहीं बनानी पड़ती। पानी चलता है तो खेत में खड़े होके उसको बहुत मुश्किल होती है। जैसे सर्दियों में बात करें तो हम गेहूं में जब सिंचाई करते हैं तो बहुत रात में ठंड में वो पानी लगाता है, तो बहुत ही बुरी स्थिति होती है उसके लिए भी, और ऐसी ठंड में। इसमें चूंकि एक पद्धति लगी होती है और उसमें एक बटन से मोटर चलानी है और ये पानी अपने आप लग जाता है। जितनी देर लगाना है उतनी देर वो लगा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो जो हमारे किसान भाई प्रोग्राम को सुन रहे होंगे और भी हमारे जो किसान मित्र हैं वो भी इस बारे में सोच रहे होंगे, जो इस सिस्टम को स्थापित करवाना चाहते हैं अपने यहाँ पर, तो कैसे करवा सकते हैं?
ये बहुत आसान है। आज के समय में बहुत सारे हमारे देश में जो इन सिस्टम को बनाने वाले हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं, और इस पे न केवल तकनीकी और आर्थिक सहायता भी हमारी भारत सरकार इन सिस्टम को लगाने के लिए, क्योंकि हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी है, पिछले 7 साल से करीब करीब ये योजना चल रही है, इसके अंतर्गत न केवल तकनीकी बल्कि आर्थिक सहायता भी इस विधियों को लगाने के लिए दी जाती है। और दोनों ही क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई अगर आपने लगाना है तो आप अपने जिले के कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी या आपके क्षेत्र में कोई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान है या कृषि विज्ञान केंद्र है, और उनसे संपर्क कर सकते हैं कि इसको हमें कितना लगाना है। अगर साधारण रूप से देखें तो बहुत आसान है कि हमें कितना चाहिए, कि हम पानी का स्रोत देख लें अपने खेत में कहाँ पर है, उससे अधिकतम दूरी हमें कहाँ तक पानी पहुँचाना है, उतनी दूर तक पाइप आपको खरीदना पड़ेगा और उसके साथ कुछ फव्वारे खरीदने पड़ेंगे जितना आपके क्षेत्र के हिसाब से। तो बहुत ज्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से हमारे किसान भाई इसको ले सकते हैं और अपने यहाँ इस्तेमाल में ला सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, एक तो हमें ऐसी विधियां मिल रही हैं जिससे कि कम पानी में हमारे इतना अच्छा उत्पादन मिल जाएगा, वैज्ञानिक विधियां हैं ये। लेकिन कई बार हमारे बहुत से किसान भाई ये भी सोचते हैं कि हमारे यहाँ तो ट्यूबवेल हमने लगाया हुआ है, खुला पानी दे रहे हैं, क्या जरूरत है इन विधियों की। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस ट्यूबवेल के बनस्पति ये जो विधियां हैं किस तरीके से फायदेमंद है। जैसे मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो पानी होता है या तो आप नहर से लगाते हैं या ट्यूबवेल से लगाते हैं। जिन किसान भाइयों के यहाँ ट्यूबवेल ही पानी का स्रोत है और वो बिजली का इस्तेमाल करते हैं या डीजल से पंप चलाते हैं, तो दोनों ही जगहों पे अगर वो ज़्यादा देर चलाएंगे तो न केवल बिजली की बर्बादी होगी और वो डीजल से चलाते हैं तो डीजल उनकी जेब से जाता है, बिजली का भी खर्चा आता है, और वो लगाएंगे तो वो सब की बर्बादी होती है। सीधा सीधा खुले पानी में लगाने में परेशानी यह है कि खुली नालियों में जब वो पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है उसमें बहुत समय लग जाता है, जबकि पाइप के द्वारा अगर पहुंचाएंगे तो ट्यूबवेल से ही हम कनेक्ट करेंगे और बहुत आसानी से कम समय में अधिक क्षेत्र में सिंचाई कर पाएंगे। और जैसे किसान भाई के पास किसी 5 एकड़ है या 10 एकड़ है, कई बार पानी पूरा नहीं पड़ता है, तो अगर उसने इन विधियों को इस्तेमाल किया तो वो खुली सिंचाई से सिर्फ अगर 5 एकड़ इस्तेमाल कर पाता है, तो मैं अवश्य बताना चाहूँगा यहाँ पर कि वो अगर फव्वारा सिंचाई या टपक सिंचाई इस्तेमाल करता है तो वो बहुत आसानी से अपने पूरे क्षेत्र में सिंचाई कर सकता है, क्योंकि वो पानी की बचत करीब करीब आप 40 से 50% पानी की बचत कर रहा है, जो वो पहले वो जमीन में पौधे तक जाने से पहले ही कहीं और चला जाता है, वो जमीन के नीचे चला जाता है और वो पानी इस्तेमाल में नहीं आ पाता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो सिस्टम है ये बिजली से चलता है और जबकि जो ट्यूबवेल होता है वो डीजल और नहीं, दोनों से ही चलते हैं। ट्यूबवेल हमारे बिजली से भी चलते हैं और कुछ ट्यूबवेल जहाँ पे बिजली उपलब्ध नहीं है तो डीजल इंजन इस्तेमाल करते हैं, वो दोनों से ही हम इस विधियों को चला सकते हैं, ऐसा कोई इसमें रोक नहीं। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल हमारा भी किसान भाइयों की तरफ से है कि हमारे जो किसान भाई हैं बहुत ही जिनके पास कम ज़मीन है और छोटे छोटे जो किसान होते हैं, अगर वो सामूहिक रूप से इस सिस्टम को अपने लगा लें तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सुझाव है, चूंकि हमारे देश में तो बहुत छोटे छोटे किसान हैं और इस तरह के जो सिस्टम हैं, हमारे छोटे छोटे सिस्टम भी आते हैं और वो चाहें तो वो सामूहिक रूप से भी लगा सकते हैं। और चूंकि सारे लोग एक साथ पानी नहीं देते हैं, सिंचाई एक साथ नहीं करते हैं, अगर ग्रुप बना के या हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप या ग्रुप बना के वो पानी लगाना चाहते हैं तो वो मिलके एक सिस्टम को खरीद लें, फिर बारी बारी से एक एक दिन अपना लेते हुए वो पानी को लगा सकते हैं और वो उसमें उनकी पैसे की भी बचत होगी कि सामूहिक रूप से वो सिस्टम होगा। हम लोगों ने और बहुत सारे भारत सरकार के कार्यक्रम हैं या राज्य सरकारों के कार्यक्रम हैं जिनमें किसान सहायता केंद्र हैं गांव में, और वहां पर भी ये सिस्टम किराए पे उपलब्ध कराए जाने की कोशिश चल रही है। तो उन क्षेत्रों में भी हम किसान भाई अपना ये फव्वारा विधि इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा छोटा सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर टपक की बात करें तो चूंकि ये परमानेंट सिस्टम होता है और अगर किसी ने बाग लगा रखा है तो उसमें उसने लगा लिया बाग और अपने बाग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना सिस्टम लगाया, तो वहां पर एक दूसरे से शेयर करना वो बड़ा मुश्किल है। बट फवारा सिंचाई की पद्धति हम बहुत आसानी से एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आगे भी हमारी बातें डॉक्टर साहब से जारी रहेंगी और अपने किसान मित्रों को याद दिला दे कि हमारे जो कृषि मंत्री हैं डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं इजराइल दौरे पर हैं जी, तो मंत्री जी के जो दौरे का क्या उद्देश्य है, किन किन तकनीकों को मंत्री जी ने वहां पर देखा है और ऐसी कौन कौन सी वो तकनीकी हैं जिनको वो भारत में लेकर आएंगे, जिनसे हमारे देश के किसानों का भला होगा, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका भी भला होगा। हमारे केंद्रीय मंत्री जी श्री तोमर जी की जो विजिट है इजराइल की जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 1995-97 के बीच में इजराइल के सहयोग से एक इंडो इजराइल सेंटर बना था और उस सेंटर के बनने के बाद जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी है, जिसे हम ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। ढेर सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने देश में और हमने ढेर सारे किसानों को 150 ट्रेनिंग हमने ऑर्गेनाइज की, जिससे हमने किसानों को ये ट्रेंड किया कि ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का प्रचार कैसे हो और कैसे इसको अंगीकार किया जाए। और उसका इफेक्ट ये रहा कि ढेर सारे हमारे किसानों ने ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का को अपनाया और उसका फायदा उठाया। ऐसे भी क्लस्टर बने जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि जयपुर के पास आप देखेंगे तो एक बड़ा क्लस्टर है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स जो है ना, वो ग्रीन हाउस विलेज ही कह लीजिए, वहां पर बना। तो ये सब बिना सहयोग के संभव नहीं हो पाता जी। और उसमें फिर हमने जो इरिगेशन की नई नई विधियां हैं, जैसा हम कहते हैं कि ऐसा इरिगेशन सिस्टम अपनाना जिसमें कम से कम पानी लगे, तो वो करने की कोशिश हुई। तो अब इस बार की जो विजिट है हमारे केंद्रीय मंत्री साहब की, वो और भी ज्यादा महत्व लेकर के चलती है, क्योंकि दिल्ली में उसी हमारे संस्थान में ये तय हुआ है कि एक जो सेंटर है इसको रिवैम्प करके और एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन इनोवेशन उसका नाम दिया गया है कि नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पर काम होगा, जिसमें हम स्मार्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, स्मार्ट अर्बन फार्मिंग की बात कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स की बात कर रहे हैं, एरोपोनिक्स की बात कर रहे हैं, जहां पर सॉइल लेस कल्चर, बिना सॉइल के खेती जो की जाती है जी, शहरों में भी हम खेती कर सकें। गांव के जो हमारे किसान हैं उनको नई टेक्निक जो हैं, जिनको हम कहते हैं कि स्मार्ट फार्मिंग की बात करते हैं, कम से कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा पैदावार, कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा पैदावार। तो डॉक्टर साहब, ये जो विजिट है हमारे माननीय मंत्री जी की बहुत ही कारगर और बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, चाहे वो हमारे कृषि वैज्ञानिक हो या हमारे किसान भाई हो, सभी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। बहुत, सभी को बहुत, और एक कृषि में नए आयाम की शुरुआत होगी। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा गुणवत्तापूर्ण उत्पाद जी जी पैदा कर सके और हम छोटे लेवल पर छोटे किसानों को, मझौले किसानों को ये जो टेक्नोलॉजी है इनकी हम उनको उपलब्ध करा सकें। और इससे फायदा ये भी होगा कि जो हमारे रिसर्च साइंटिस्ट हैं और जो इंडस्ट्री है, ये जुड़ करके भारतीय किसानों को नई तकनीकी स्मार्ट फार्मिंग की प्रोवाइड कराएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे इंद्रमणि मिश्रा जी, अध्यक्ष कृषि अभियांत्रिकी संभाग से, और हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और शशि, हमारे सभी किसान भाइयों को मौसम का इंतजार रहता है कि भाई आने वाले समय में क्या हालचाल रहेगा मौसम का, तो क्यों ना चले मौसम की तरफ। जी बिल्कुल। आए हैं लेकर मौसम अनुमान, सुन लो भैया देकर ध्यान। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है और गंगीय पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण कर्नाटक और केरल के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, शेष पूर्वोत्तर भारत, बिहार और झारखंड के पूर्वी हिस्सों और पश्चिमी हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तलहटी में हल्की बारिश की संभावना है। डाक आंध्र प्रदेश, तटीय ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में मध्यम से तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समुद्र की स्थिति खराब बनी रहेगी तथा समुद्र में ऊंची लहरें भी उठेंगी, तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें हमारे किसान भाई बहन और मछुआरे। दक्षिण हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में भी लू चलने की संभावना है। तो शशि, ये तो थी हमारी जानकारी मौसम की, और अब उनको इंतजार है कि भाई हमारे जो मंडी है वहां पर बाजार भाव क्या है सब फल और सब्जियों को, तो तैयारी है? जी बिल्कुल, चलिए। आओ करें अब मंडी की चर्चा, फल सब्जी पर कितना खर्चा। तो प्रतिमा, सबसे पहले बात करते हैं सब्जी की। आलू का जो भाव रहा वो 9 रुपये प्रति किलोग्राम, बैगन का 20 रुपये प्रति किलोग्राम, लौकी का 12 रुपये प्रति किलोग्राम, टमाटर 20 रुपये प्रति किलोग्राम, प्याज 12 रुपये प्रति किलोग्राम, खीरा 8 रुपये प्रति किलोग्राम। और फलों के भाव की बात करें तो सेब का जो भाव रहा वो 90 रुपये प्रति किलोग्राम, अनार 60 रुपये प्रति किलोग्राम, अंगूर 50 रुपये प्रति किलोग्राम, आम 75 रुपये प्रति किलोग्राम, केला 18 रुपये प्रति किलोग्राम, तरबूज 10 रुपये प्रति किलोग्राम और खरबूज 15 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये थी जानकारी। और आज का जैसा कि हमारा विषय है कि फव्वारा एवं टपकदार सिंचाई की सिस्टम की स्थापना और कार्य पद्धति क्या होती है, इसी विषय पर हमें बहुत अच्छे से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज खन्ना जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। एक बार पुनः स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे जो जिन किसान भाइयों के पास जमीन बहुत कम है तो वो भी 4-5 किसान भाई मिलकर के ये सिस्टम खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि जो सिस्टम है जो स्थापित करते हैं, क्या इसका कोई प्रशिक्षण भी दिया जाता है, किस तरह से हमारे जो किसान भाई है चलाना है, इसका उनको ज्ञान हो? हाँ जरूर, ये बहुत जरूरी है कि हमारे किसान भाई जिससे भी ये सिस्टम खरीदें और बाजार से जिससे भी लें तो इसके ऊपर तकनीकी प्रशिक्षण जरूर लें, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इसको रखना है। अगर आपने इस समय सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करना है तो उसको कैसे उसकी देखभाल करें। और जैसे टपक सिंचाई में खासकर मुख्य रूप से जो कि बूंद बूंद पानी निकलता है और बहुत छोटे छोटे छेदों से निकलता है और उसमें मिट्टी फंस जाने का खतरा रहता है, कि कैसे उसे समय समय पर साफ करते रहें। जैसे आप अपना कोई भी नए सिस्टम खरीदते हैं उसकी मेंटेनेंस जरूरी है, उसकी रख रखाव जरूरी है। उस तरह का तकनीकी प्रशिक्षण न केवल कंपनियां देती हैं बल्कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बहुत से जो संस्थान हैं
और आपके जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि बागवानी अधिकारी या कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके जिले में हैं, वो लोग इस तरह की तकनीकी प्रशिक्षण कराते हैं, जिसमें किसान भाइयों को न केवल ये दोनों विधियां दिखाई जाती हैं, बल्कि उनके बारे में कैसे उसको इस्तेमाल करें, कैसे उचित तरीके से इस्तेमाल करें और कहाँ से ये मिल सकता है, कहाँ से ये अच्छा सामान मिल सकता है, ये सब इसमें सिखाया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और एक बात और मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारे जो भी किसान भाई इस विधि को अपनाना चाहते हैं तो कहाँ पर वो संपर्क कर सकते हैं अपने नज़दीकी? हाँ, मैंने जैसे बीच में भी बताया था कि आप अपना अगर उन्हें तकनीकी सहायता चाहिए या आर्थिक सहायता चाहिए, तो जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सहायता मिलती है, तो ऐसी स्कीम हमारे जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी के पास होती हैं और उनसे जरूर वो संपर्क करें और वो ही आपको न केवल तकनीकी और आर्थिक जानकारी दे पाएंगे। और भारत सरकार ने इसके बड़े नियम बनाए हुए हैं कि कितने क्षेत्र के लिए क्या फव्वारा सिंचाई की दाम होंगे या टपक सिंचाई में किन फसलों में कैसे लगाया जाता है, और उन हर फसल के हिसाब से, चूंकि सबकी दूरियां आपस में अलग अलग होती हैं, तो उसके दाम भी निर्धारित किए हुए हैं। तो इसलिए ये किसान भाइयों के लिए बताया जाता है कि वे उचित जानकारी लें अपने जिला कृषि अधिकारी से या जिला बागवानी अधिकारी से। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हमने पहले इंद्रमणि मिश्रा जी से बात की कि जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, कृषि मंत्री, वो उनकी यात्रा अभी जारी है, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें जैसे डॉक्टर इंद्रमणि ने जानकारी दी थी कि 95 से 97 में भारत और इजराइल के सहयोग से इंडो इजराइल सेंटर, जिसमें उचित तकनीक, जिसमें टपक, फवारा, जो अपना संरक्षित खेती होती है, जिसमें सरफेस कवर्ड कल्टीवेशन जैसे ग्रीन हाउस के अंदर में जो खेती होती है, और हाई वैल्यू क्रॉप, हमारे को किसान को उसकी आय दुगनी करनी है, तो उन फसलों को उगाए जिसका बाजार में दाम अच्छा मिल सके या बहुत ज्यादा मिल सके। तो उन विधियों को, उन फसलों को इन संरक्षित खेती में उगाने से, और हमारे प्रधानमंत्री जी आज इस समय इजराइल में हैं और वो तकनीकी, और जैसा उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम दोबारा बढ़ाया जा रहा है और नए सिरे से इस इंडो इजराइल सेंटर को स्थापित किया जाएगा, और फिर नई जो बिल्कुल आधुनिक तकनीकें हैं उनको दिखाने कर किसान भाइयों को दिखाया जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर सकें, वो इसका उद्देश्य है। और इसका भविष्य बहुत है, चूंकि हमारा भारत किसानों का ही देश है और उन्हीं के लिए ही ये तकनीकें बनी हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। तो सर, यहाँ पर हमारे कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ किसान भाइयों की और सरकार की, तीनों की ही भागीदारी बहुत ही मान रखती है। हाँ, बहुत सही बताया आपने कि हम किसान वैज्ञानिक या कृषि वैज्ञानिक या किसान भाई सभी इसी कार्य में लगे हैं कि पानी का उचित इस्तेमाल हो, अधिक उत्पादकता मिले, उत्पादन बढ़े और भारत के किसान की आय दुगनी हो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है और हम सब का ये सपना है कि हमारा किसान आज समृद्ध हो, खुशहाल हो। इसी पे हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वैज्ञानिक हो और हमारे किसान भाई भी। इसी को कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जिस विषय पर बात कर रहे थे, टपकदार और फव्वारे वाली जो विधियां, उसका सिस्टम कैसे काम करता है, क्या है, तो चलते चलते हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो किसान भाइयों को कहूँगा कि आने वाले समय में पानी की बहुत कमी होने वाली है, क्योंकि हमारी जनसंख्या, हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो पानी को, खुला पानी देना बंद कर दें, सिर्फ फव्वारा सिंचाई या टपक सिंचाई से ही सिंचाई करें, जिससे ना केवल पानी कम लगेगा, उनकी फसल का उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादकता बढ़ेगी और वो खुशहाली की तरफ जाएंगे, बाजार में उन्हें ज़्यादा दाम मिलेगा और उनकी आय बहुत बढ़ेगी। तो डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो शशि, ये था हमारा आज का कार्यक्रम और अब समय समाप्त होता है, तो हम भी कह दें अपने सभी किसान भाई बहनों से नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।